नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोटेशनल मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम अपन को 2-3 बार पढ़ना है। तो अभी जो पहली बार जो पढ़ना है वो एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम हमको पढ़ना है, एक पॉइंट के ही अबाउट। ठीक है, टोटल 3 बार पढ़ना है, एक बार का समझ लो, फिर बाकी 2 का जब आएगा तब समझेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास अबाउट अ पॉइंट। तो ये बिल्कुल टॉर्क की तरह ही होता है, जैसा आपने टॉर्क का फॉर्मूला देखा था बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है। याद करिए, टॉर्क में यहाँ एक पॉइंट P होता था जिस पर फोर्स लग रहा होता था, यहाँ कहीं पर पॉइंट O होता था जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना होता था। सेम टू सेम कहानी यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कहानी है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर पहले पॉइंट P होता था, अब यहां पर एक पार्टिकल होता है। डिफरेंस यह है कि पहले वहां पर फोर्स F होता था, अब यहां पर पार्टिकल का मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और सारी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसे ही। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O अगर मुझे लिखना है तो पहले R क्रॉस F हुआ करता था, अब फोर्स की जगह कौन आकर के बैठ गया है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। फिर याद होगा टॉर्क का फॉर्मूला हमने 2 तरीकों से देखा था, तो वैसे इसका फॉर्मूला भी 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक हो जाएगा R परपेंडिकुलर टाइम्स mv और एक और हो जाएगा R टाइम्स mv परपेंडिकुलर। ऐसे टॉर्क में भी किया था ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तरीका ये था। दूसरा था डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर फोर्स। तो सेम टू सेम जैसा जैसा आपने टॉर्क में पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर भी वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस नाम बदल गया, ऐसा मान लो। पहले फोर्स होता था, अभी क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। है तो वेक्टर ही ना, पहले यहां पर वेक्टर था, अभी भी क्या है? वेक्टर है। तो जो कैलकुलेशन जैसा कॉन्सेप्ट आप पहले यूज कर रहे थे टॉर्क में, सेम टू सेम यहां पर भी यूज करेंगे। तो जरा वीडियो पॉज करके इतनी थ्योरी लिखें, उसके बाद इस पे 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं एक्स एक्सिस था, मान लेते हैं वाई एक्सिस था, यहां कहीं पर मान लेते हैं एक 2 kg का ऑब्जेक्ट था जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। कैसा जा रहा है? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,4 दिए हुए हैं। देन यहां एक पॉइंट होता है जो कि 3,0 होता है, यहां एक और पॉइंट होता है जो कि 0,0 होता है, और यहां कहीं पर एक और पॉइंट होता है जो कि 0,4 होता है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। हमसे बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी लिख करके बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन। ये मास है, इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं हम, इसके, इसके और इसके अबाउट। तो लिखते हैं। देखो पहले ए के अबाउट लिख रहा हूं। तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं? मोमेंटम है ना, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? ये 4 होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट होता है ये। तो कितना है ये? 4। तो क्या यूज करने जा रहा हूं मैं? मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम देखिए इसका कितना है, मास इंटू वेलोसिटी 10, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कितना है, 4 है। तो ये आंसर आ गया 40। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। ऐसी लिखता मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। बी में भी सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। हाँ देखो, बी के लिए वही कर रहा हूं। मोमेंटम, इस लाइन में था ना मोमेंटम, तो मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो इसमें भी सेम आंसर आएगा, इसमें भी सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 40। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बी के अबाउट भी लिख लिया।
फिर जरा सी के अबाउट भी देख लेते हैं। सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, अगेन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम कितना 10 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो इस लाइन से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है 0, तो आंसर क्या आएगा 0। इतना दिमाग नहीं लगाना है ना, तो टॉर्क की नजर से देखो, सोचो अगर ये फोर्स होता तो ये फोर्स यहीं से पास हो जाता इसी पॉइंट से, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क क्या आता 0। तो वैसे सोच के भी लिख सकते हो, बाकी यहां पे सिंपल सा दिख रहा है इस लाइन का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 0, तो वो हमने लिख दिया। तो ये तो हम मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। अब जरा डायरेक्शन की भी बात कर लें, तो डायरेक्शन का फंडा एकदम वही टॉर्क वाला है, कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम जैसा आप टॉर्क में सोचते थे बिल्कुल वही करना है, तो बिल्कुल वही करने में जा रहा हूं। बी के अबाउट समझा देता हूं, तो जैसा टॉर्क में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। मतलब अगर मुझे बी के अबाउट टॉर्क निकालना है तो मैं इमेजिन करूंगा कि काश यहां पर एक रॉड होती। अगर मुझे बी के अबाउट टॉर्क निकालना है तो मैं इमेजिन करूंगा कि यहां पर एक खीला ठोक दिया, यहां पर एक नेल को मैंने फिक्स कर दिया। अगर मैं बी के अबाउट टॉर्क निकालना है तो यही इमेजिन करूंगा कि यहां पर ये एंड फिक्स है, और अगर ये एंड फिक्स होता और ऐसा कोई फोर्स लगाया जाता तो ये कैसा घूमता, ऐसा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा नेगेटिव। तो ऐसे हमको साइन पता चल जाता है, क्या लिखूंगा -40, -40, यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस, इसका भी -40 आएगा और इसका भी -40 आएगा। तो साइन ऐसे पता किया जाता है, बिल्कुल टॉर्क ही है, टॉर्क का छोटा भाई है। सिंपल सी बात आप ऐसे समझो, मान लो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का रट्टा मारा, ठीक है। अगर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो 1 होगा ना। फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी 1 होगा। मतलब एक बार पढ़ लिया, अब उसको आप कहीं भी लगा सकते हो। वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपने आर क्रॉस एफ ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर आपने टॉर्क में आर क्रॉस एफ ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो फिर आर क्रॉस पी में क्या बड़ी बात है, वो भी हो जाएगा। जैसे लॉजिक आपने आर क्रॉस एफ में लगाए थे टॉर्क में, सेम टू सेम लॉजिक यहां पर भी लगते हैं, पूरा सेम है। बस वो टॉर्क था, ये एंगुलर मोमेंटम है, वहां पर फोर्स था, यहां पर मोमेंटम है। तो डायरेक्शन ऐसे पता चल जाता है। तो जरा वीडियो पॉज करें और इतना नोट करें, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड ऑब्जेक्ट का कैसे कैलकुलेट किया जाए। रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे कि रिंग हो गई या डिस्क हो गई या सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर या मान लो ये बॉटल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाए। तो मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई लगता। हाँ, तो मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये इसका एक्सिस है। मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा था। अब इसका आप लिखना चाहते हो एंगुलर मोमेंटम। इस ऑब्जेक्ट का आप एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, तो आपने लिखा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, आपने यही सोचा, आप यही सोचोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अनगिनत पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो यहां कहीं m1 मान लो, जैसा पहले किया था, 2 बार कर चुके हैं ऐसा, है ना, एक बार काइनेटिक एनर्जी में और एक बार टॉर्क में, फिर से वही करने जा रहे हैं। m1 r1 डिस्टेंस पे, वैसे यहां कहीं m2 होता होगा, कितने पे, r2 डिस्टेंस पे। ये अपने सर्कल में घूमता होगा, ये अपने सर्कल में घूमता होगा, पूरा ऑब्जेक्ट ही ऐसा घूम रहा है, तो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो इस वाले का लिखने जा रहा हूं मैं,
एंगुलर मोमेंटम लिखना मुझे पूरे ऑब्जेक्ट का, तो मैं इसका लिखूंगा प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, ऐसे ऐसे करके पूरा ऐड कर देना चाहता हूं। तो इस वाले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m1 v1 मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही होता है ना एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 v1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r1। इसके बाद डायग्राम में देखने की कोई जरूरत नहीं है यहीं से सब हो जाएगा, ऐसे सीरीज बनेगी। v1 की जगह मैंने लिखा ओमेगा r1, यहां v2 की जगह लिखूंगा मैं ओमेगा r2, ये हो जाएगा। तो बनेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 डैश, और कॉमन क्या हो चुका है यहां से ओमेगा। इस ब्रैकेट को क्या बोला जाता है आप ऑलरेडी जानते हो, इसको I बोला जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि होता है I इंटू ओमेगा। तो जब भी आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लगाना चाहोगे एंगुलर मोमेंटम, तो ध्यान रखना आप I ओमेगा ही लिखोगे, गलत सलत फॉर्मूले मत लगा देना। एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंगल पार्टिकल पे लगता है, छोटा सा पॉइंट मास जो होता है ना उस पे लगता है मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे यही लगता है I ओमेगा। तो वीडियो पॉज करो, इतना लिखो, फिर इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, इसके बाद साइड हेडिंग लिखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन हमने पढ़ा था, वैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखो क्या बनाने जा रहा हूं मैं। देखिए L इक्वल टू I ओमेगा तक तो आपने देख लिया। देखो अब अगर मैं इसी में दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगा दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है फ्रॉम सर्कुलर मोशन, एंड आई अल्फा क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। तो एक और फॉर्मूला बन गया एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को रिलेट करता हुआ। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है ना वो इसी फॉर्मूले का यूज करके आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो dl बाई डी टी इक्वल टू टाउ है, टाउ मतलब टॉर्क। अब हम अगर इसमें ऐसा बोल दें इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, हम बोल रहे हैं कि अगर ये चीज 0 हो जाए, अगर टॉर्क ही 0 हो जाए तो dl बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, 0। देख लो अगर ये 0 होगा तो dl बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम बोल सकते हैं कि उस केस में dl बाई डी टी 0 हो जाएगा। और अगर dl बाई डी टी 0 हो गया, इसका यही मतलब हुआ ना कि L कांस्टेंट हो गया। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का, मतलब L क्या रहा होगा, कांस्टेंट। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है उसका यही मतलब होता है कि वो चीज जो इनिशियली रही होगी वही फाइनल रही होगी। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह गया मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब जो पहले होगा वही बाद में होगा। बस ध्यान रखना ये कहीं पे भी मत लगा देना, इसको यूज करने की छोटी सी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो ये भी नोट करें, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। देखिए कैसे सिंपल से प्रॉब्लम्स आते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे मानिए कि ये रॉड है, रॉड को यहां से मैंने हिंज कर दिया, ठीक है, ये रॉड थी, यहां से मैंने इसको हिंज कर दिया, ऐसे वर्टिकल रॉड है ये। रॉड का जो मास है ये लिख देते हैं हम यहां पर कि रॉड है, इसका मास m है, लेंथ इसकी l है। अब होता क्या है कि यहां से एक पार्टिकल आता है m मास का u स्पीड से, ये आके रॉड को टक्कर मार के रॉड पे ही चिपक जाता है। क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है, लिख देता हूं क्वेश्चन। पार्टिकल स्टिक्स टू द रॉड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो पार्टिकल है रॉड पे ही स्टिक कर जा रहा है, तो होगा क्या, देखो रॉड पहले ऐसे वर्टिकल थी, अब पार्टिकल अगर आके इसको धक्का मारेगा तो ये जो रॉड होगी, ये रॉड ऐसे घूम जाएगी ना, राइट में घूम जाएगी। तो हमसे यही पूछा जाता है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी रॉड की। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मान के चलता हूं क्वेश्चन आप समझ गए होगे। ऐसी वर्टिकल रॉड थी, पार्टिकल ने ऐसे आके धक्का मारा, अगर पार्टिकल ऐसे आके धक्का मारेगा तो जो रॉड है वो ऐसे घूम जाएगी। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि ओमेगा क्या होगा। सॉल्यूशन में आते हैं, ये क्वेश्चन था, देखें सॉल्यूशन। तो इनिशियल डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो सॉल्यूशन पे मैंने सिर्फ फाइनल डायग्राम बनाया है। तो ये रहा फाइनल डायग्राम, ये पार्टिकल आया था एम मास का, यहां पर चिपक गया आके, और ये जो रॉड है ऐसे घूम गई ओमेगा से। ऐसा हो गया। हाँ, अब हम क्या बोलेंगे कि देखो इस हिंज के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, इस हिंज के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं है। देखो mg का भी टॉर्क नहीं है, और जो हिंज से फोर्स आता उसका भी टॉर्क नहीं है। इस हिंज से कोई फोर्स आता होगा, उसका टॉर्क हिंज के अबाउट क्या हो जाएगा, 0। mg की बात करें तो mg देखो, रॉड का जो mg है वो भी, रॉड का जो mg है वो ऐसा लगता, तो वो भी हिंज से ही पास हो गया। तो सारे के सारे फोर्स कहां से पास हो जा रहे हैं, हिंज से, तो हिंज के अबाउट टॉर्क क्या हुआ, 0। तो हम बोलेंगे कि टॉर्क अबाउट हिंज अगर 0 है तो हिंज के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। अगर हिंज के अबाउट टॉर्क 0 है तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब जो फाइनल होगा वही इनिशियल होगा। फाइनल लिख रहा हूं मैं इस डायग्राम से, देखो फाइनली क्या है, ये पूरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया है, रॉड के साथ पार्टिकल चिपक गया है, तो पूरा एक रिजिड ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसमें आप डायरेक्टली लगा सकते हो आई ओमेगा, इसमें आप डायरेक्टली लगा सकते हो आई ओमेगा। आई यहां पर आपको दो चीजों को लिखना पड़ेगा, एक तो रॉड का लिखना पड़ेगा और एक पार्टिकल का लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आई ओमेगा इक्वल टू, इनिशियल लिखना है, इनिशियल इसके अबाउट लिखो, है ना, इस पर लिखना है इनिशियल। तो देखो इनिशियली रॉड के पास तो कोई एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, रॉड तो ऐसे लटकी हुई थी। पहले जो भी एंगुलर मोमेंटम था वो इस पार्टिकल के पास था, तो इस पार्टिकल का लिखूंगा। और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए आई ओमेगा यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l। तो ये हमने इसका एंगुलर मोमेंटम भी लिख दिया, MUL। इसका अब वैल्यू रख देते हैं बस, अब कुछ बचा नहीं है। तो रॉड का आई क्या होता है, रॉड का आई होता है ml²/3। फिर इस पार्टिकल का आई लिख देते हैं mr², where r is perpendicular distance from the axis, m ये r हो जाएगा, मतलब ml²।
इंटू ओमेगा इक्वल टू एम यू एल। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 3u/4l। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो पॉज करें जरा, इतना लिखें। मान के चलते हैं लिख लिया होगा। फिर से वीडियो पॉज करें और ये बाकी का नोट कर लें। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो क्वेश्चन लिखें, इफ रेडियस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन लिखो, इफ रेडियस ऑफ अर्थ shrinks to half of its initial value, if radius of earth shrinks to half of its initial value, calculate length of day plus night, calculate length of day plus night, कैलकुलेट लेंथ ऑफ डे प्लस नाइट। कह रहा है कि अर्थ का रेडियस अगर अचानक से आधा हो जाए तो दिन प्लस रात जो नॉर्मली अभी 24 घंटे होता है वो कितना हो जाएगा बाद में, ये हमसे पूछा जाता है। तो देखो बहुत ही आसान है ये तो। सॉल्यूशन में आते हैं, हमने लिखा एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए। एल इनिशियल लिखूंगा मैं आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, और ये लिखूंगा आई फाइनल ओमेगा फाइनल। आई इनिशियल की बात करूं तो 2/5 mr² में यूज कर सकता हूं। अर्थ को सॉलिड स्फीयर से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। वो बात अलग है कि अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ नॉन यूनिफॉर्म है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली आप इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो यह हो गया आई इनिशियल। फिर ओमेगा इनिशियल की जगह मैं लिखने जा रहा हूं 2π टाइम पीरियड इनिशियल। ओमेगा और टाइम पीरियड का ये रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, वेयर t इज टाइम पीरियड। आई फाइनल 2/5 m, रेडियस कितना हो चुका है अब, आधा, तो r की जगह मैं क्या लिख दूंगा, r/2। एंड ओमेगा फाइनल की जगह 2π/t फाइनल, ऐसा कुछ। तो देख सकते हो 2/5 m कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचेगा 1/t इनिशियल इज इक्वल टू 1/4tf, ऐसा। तो ये मिल गया आपको 4 टाइम्स tf इज इक्वल टू t इनिशियल। इनिशियल टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है, 24 आवर का होता है। तो फाइनल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 6 आवर। मतलब अगर रेडियस अचानक से अर्थ का हाफ कर दिया जाए किसी सुपर विलन की हेल्प से, तो जो टोटल दिन और रात है वो 6 घंटे हो जाएंगे बस। फिर क्या 2 घंटे सोना, 2 घंटे पढ़ाई लिखाई करना, 2 घंटे घूम लेना, ऐसा होगा फिर। तो वीडियो पॉज करके आप ये सॉल्यूशन लिख लें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।